हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 8 जिनका नाम है निर्माण उद्योग। अच्छा, इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, आप लोगों को देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा जरूर। निर्माण उद्योग क्या है भाई? तो हम लोग पढ़े थे कि इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक विनिर्माण और एक निर्माण। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि भाई विनिर्माण क्या है, तो हम लोग पहले क्या करते थे ना, कोई भी उत्पाद को हाथों से तैयार करते थे। अपने हाथों से जब सामान तैयार करते थे, जैसे मान लीजिए कढ़ाई का काम देखे होंगे कि कुछ लोग ना चरखे पर धागे बना करके फिर से कपड़े की बुनाई करते हैं। हाथों से लोग बीड़ियां बनाते हैं। आपके आसपास में देखे होंगे कि बढ़ई जो है ना, वो लकड़ी का सुंदर सुंदर नक्काशी करके सुंदर सुंदर वस्तु तैयार करता है। ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या हुआ कि विद्युत इतना उपयोगी हो गया है कि हम लोग अब हाथ की जगह पर ना हर जगह मशीन का उपयोग करने लगे, तो विनिर्माण ही निर्माण बन गई। क्लियर? अच्छा, सबसे बड़ी बात, कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि सर विनिर्माण या निर्माण हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका कारण एक ये है कि जो हमारी प्राथमिक उत्पाद है, यानी जो प्रकृति से वस्तु प्राप्त होती है, उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम होता है। उसी का अगर हम उपयोगी बना लेते हैं यानी निर्माण कर देते हैं, तो उस वस्तु का उपयोग ना हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है उसका उपयोग। साथ ही साथ ये एक समस्या है, और सॉरी समस्या नहीं, इससे और फायदे क्या होते हैं कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। उपयोग तो बढ़ती है और कीमत बढ़ जाती है, तो उससे ज्यादा लाभ मिलती है। तो इसलिए हम लोग निर्माण की ओर जा रहे हैं। जैसे एक देखिए रुई है, और रुई से जब हम धागे तैयार कर लेते हैं तो उससे कपड़े तैयार करते हैं। अगर एक रुई सामान्य तुम अगर खरीदो तो 100 या 150 रुपए केजी तुम्हें मिल ही जाएंगे आराम से। लेकिन उसी का अगर धागा तैयार हुआ, उससे कपड़े तैयार हो गए, तो उसकी कीमत 800 रुपया हो जाती है। जबकि 1 केजी कपड़ा नहीं होगा, लेकिन 1 केजी कपड़ा अगर तुम खरीदो मान लो, तो उसकी कीमत 800 रुपया है। अब रुई जहां 100 रुपए में मिल रही है, 200 रुपए मिल रही है, वहीं कपड़े 800 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया बात? कि निर्माण करने से उसकी उपयोग और उसकी कीमत दोनों वृद्धि होती है। तो क्यों नहीं निर्माण करके बेचा जाए? दुर्भाग्यवश हमारी भारत के पास अच्छी तकनीक नहीं है, जिसके कारण हम बहुत सारे खनिज हैं या कच्चा उत्पाद हैं, हम दूसरे देशों के हाथ से बेच लेते हैं। अब वहीं पर एक दूसरा देश की उदाहरण लीजिए, जापान एक देश है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्निकल उसके पास इतनी ज्यादा है कि हमसे खरीदता है और हमारे हाथ से ही बेचता है, और अच्छी कीमत वह वसूल करता है हमसे। तो कहने का अर्थ है कि उसके पास निर्माण बहुत ज्यादा है, हमारे पास निर्माण है। लेकिन सोचने की बात नहीं है, हमारी सरकार भी निर्माण उद्योग की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है? और धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। आशा है आने वाले समय में, यानी क्योंकि भारत एक विकसित देश है, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ये सब विकसित देश हैं। हम लोग क्या हैं? विकासशील हैं। और कुछ अविकसित देश हैं। तो चिंता नहीं, हम लोग भी आने वाले समय में चलेंगे। चलिए, तो हम लोग इस सब चैप्टर के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। हमारे देश में बहुत सारे उद्योग थे, जिसमें कृषि आधारित, खनिज आधारित उद्योग, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हुआ है। हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देखना चाहते हैं तो पहले उसको देखिए। तब क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि थंबनेल आप देखे हैं, लिखा हुआ है उसमें कारण बताओ प्रश्न। तो यहाँ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा मेरे भाई, इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा, विद्युत कर जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है? चलिए मेरे भाई, कहते हैं जो छात्र डर से हार जाते हैं, जो छात्र डर से हार जाते हैं, वो किताबों के खजानों से दूर हो जाते हैं। किताबों के खजानों से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई? समझेंगे थोड़ा सा। जो छात्र डर जाते हैं ना, वो किताब के खजानों से दूर हो जाते हैं। जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। देखिए, एक 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 दूर हो जाते हैं और एक दर्ज हो जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब है किताब बहुत बड़ी खजाना है, नहीं? उससे ज्ञान बहुत ज्यादा मिलती है। बस करना क्या है आपको? थोड़ा सा हिम्मत से, धैर्य से, है ना, काम कीजिए। कभी कभी आप एक बार जब असफल हो जाएंगे ना जिंदगी में,
तो लगेगा कि हम ना बहुत गलती कर गए हैं, अब हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हिम्मत रखिए, एक बार हो गया तो क्या हो गया, दूसरी बार हिम्मत करके हम लोग सफल हो सकते हैं। अच्छा, ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, समझना थोड़ा सा ध्यान से। जूट की अधिकतर मिलें हुगली तट पर अवस्थित हैं, क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी। नदी है नहीं, वो गंगा नदी ही डिवाइड हो जाती है वहां पर से, तो एक गंगा हो जाती है और एक हुगली नदी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, वहां हुगली नदी के नाम से प्रसिद्धि कलकत्ता में। उसके किनारे में बहुत सारे मिले हैं, जूट की मिल। आखिर क्यों, हमसे पूछा जा रहा है क्यों? तो इसके तीन कारण हैं। इसके तीन कारण हैं। नंबर एक, किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए हमने बताया था सबसे बड़ी कच्चा माल होना चाहिए। तो नजदीक में ना कच्चा माल उपलब्ध है, क्योंकि बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तब बगल में कच्चा माल है, इसीलिए नंबर एक। नंबर दूसरा, जूट मिल के लिए दूसरा कच्चा माल होता है कोयला। बगल में रानीगंज में कोयला उपलब्ध है, तो उसको भी मिल जाती है। अच्छा, हमारे देशों में ना इसका अच्छा उपयोग नहीं होता है। जूट का जो उत्पाद है ना, उसका हमारे यहाँ बिक्री कम है, क्योंकि हमने देखा था कि इसकी सबसे बड़ी समस्या थी प्लास्टिक। तब प्लास्टिक से कंपटीशन में नहीं, फेलियर करती जा रही है, तो हम लोग इसका विदेश एक्सपोर्ट करते हैं। फिर यातायात चाहिए। अब समझ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल है, हुगली नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे बगल में समुद्र है, तो समुद्र से एक्सपोर्ट हो जाती है विदेश। यानी यातायात की सुविधा, कोयला और जूट, ये तीन चीज उपलब्ध होने के कारण अधिकतर जो मिलें हैं वो कहाँ लगाई गई है? अच्छा, कौन सा मिल? जूट मिल, ध्यान रखना। कोई डाउट? समझ में आई बात है? फिर से देखते हैं, लिखेंगे जूट की अधिकतर मिलें हुगली नदी के किनारे क्यों अवस्थित है? तो इसके नंबर एक कारण, नजदीक में कच्चा माल उपलब्ध है जूट, इसीलिए। दूसरा कारण है इसका कि उसके कच्चा माल कोयला बगल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में उपलब्ध है। और तीसरा, यातायात के लिए विदेश एक्सपोर्ट यानी बंदरगाह है। इन तीन कारणों से अधिकतर जूट मिले हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। एनी डाउट्स? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझना। चीनी मिले दक्षिण भारत में बढ़ती, सभी भी आए हैं, याद रखेंगे जी। चीनी मिले दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही है, जो कारण वाला है ना, वो सब तो वीवीआई है ही। ये तो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। अब सब नहीं पूछता, अब इस साल ये पूछा है, अगले साल में पूछता है, अगले साल पूछता है, ऐसे पूछता है। ये वीवीआई ही है। अति लघुतरीय वाला में से कम पूछता है, लघुतरीय वाला में से इसमें से पूछता है, याद रखिएगा। चलते हैं। चीनी मिले दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही है, क्यों? देखो भाई, अब हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं, जब औपनिवेशिक सरकार थी, यानी अंग्रेजों की सरकार थी। तो 1902 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले चीनी मिल हमारे बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में लगाया गया था। कोई दिक्कत? अब देखिए, उसके बाद लगभग हर 10 किलोमीटर पर एक चीनी मिल लगाने की योजनाएं थी, लगभग लगा भी था, ठीक है। लेकिन उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध था। अब चलिए, अब वर्तमान में आइए। अब ना अधिकांश चीनी मिल इधर बिहार से तो समझिए बंद ही हो चुका है, बहुत सारा। उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा है। 100 चीनी मिलें अभी भी वहां है। अब चलिए, अब चलते हैं दक्षिण भारत में। अब गुजरात और महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल बढ़ती जा रही है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो देखो, इसका पहला रीजन ये है कि हमारे बिहार में या उत्तर भारत में वर्षा कम होने लगी है, काली मृदा का क्षेत्र कम है, तो यहाँ पर गन्ना का उत्पादन कम होता है। लेकिन वही दक्षिण भारत चले जाएंगे, महाराष्ट्र में, तो गन्ना के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, यानी काली मृदा भी है, उपयुक्त तापमान और वर्षा, ये तीनों अच्छा होने के कारण अब गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन हो रही है महाराष्ट्र में। कच्चा माल हो गया महाराष्ट्र में, इसलिए अधिकतर मिलें चली गई कहां? दक्षिण भारत में। कोई दिक्कत? समझ में आई बात है? फिर से एक बार लिखेंगे कैसे? तो लिखेगा, चीनी मिल के प्रमुख कच्चा माल गन्ना, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पर उसके लिए वर्षा, काली मृदा और उपयुक्त जलवायु वहां पर अच्छा है, जिसके कारण उत्पादन दक्षिण भारत में बढ़ती जा रही है। तो दक्षिण भारत में चीनी मिलें भी बढ़ती जा रही है। कोई दिक्कत?
उत्तर भारत में कमती जा रही है, यहाँ का चीनी मिल सब करते जा रहा है, बंद होते जा रहा है, और वो दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, लगते जा रहा है। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। सीधा बात है, जहां कच्चा माल रहेगा वहीं लगेगी। देखिए, भारत की चीनी की अधिकतर मिलें उत्तर प्रदेश में स्थापित है। क्यों? हमने अभी बताया, अभी भी हमारे देश में 700 चीनी मिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चीनी मिल 100 केवल उत्तर प्रदेश में है। अब इसके पीछे का क्या कारण भाई? इसके पीछे का सबसे बड़ी कारण है, उत्तर प्रदेश में 100 मिल है, क्योंकि अभी भी चीनी मतलब गन्ने का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पहले भी था और अभी भी है। हाँ, ये हुआ है कि पहले जितनी भूमि में थी उससे उसकी कमी आ गई है। बढ़ना चाहिए क्षेत्र, तो क्षेत्र बढ़ा नहीं, और क्या हो गया है? कम गया है। लेकिन फिर भी अन्य राज्यों से ज्यादा अभी भी उत्पादन करती है, इसीलिए अभी भी अधिकतर चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही है। समझ में बात? जैसे हमारे बिहार भारत में जितने राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो गुजरात हो, तमिलनाडु केरला हो, या बिहार उत्तर प्रदेश हो, इन सारे राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन अभी कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। तो अभी गन्ना का उत्पादन वहां ज्यादा है, इसीलिए वहां पर अभी अधिकतर चीनी मिल है। हाँ, ये हुआ है कि उस समय से, कब से? जब से हम आजाद हुए तब से धीरे धीरे चीनी की जो उत्पादन क्षमता है उसकी, यानी गन्ना जो उत्पादन करने का जो जमीन था, वो धीरे धीरे कम गया है। लोग अब गन्ना की खेती छोड़ के दूसरे खेती में लग गए हैं। तो गन्ना का कम गया है, लेकिन दूसरे राज्य से अभी भी ज्यादा है। ठीक है? कोई डाउट? क्यों वहां ज्यादा है? क्योंकि अभी भी दूसरे राज्य से अधिकतर गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होती है, इसलिए अधिकतर चीनी मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, सुनते हैं। लोहा इस्पात के कारखाने प्राय कोयला क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं। जैसे देखिए, एक बात हमने आपको पढ़ाया होगा, हमारे देश में ऐसे लोहा के कई कारखाने खुले थे उससे पहले, लेकिन सबसे मेन और सबसे सफल कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थापित किया था। आखिर क्यों? आधुनिक मशीन वाला आपसे परीक्षा में यही पूछेगा कि जमशेद जी, यानी जमशेदपुर में जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, उसकी स्थापना किसने किया? जमशेद जी टाटा। कब किया? तो 1907। यही वाला पूछता है। उससे पहले इसको हुआ था, इंडियन आयरन स्टील कंपनियां, लेकिन उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आधुनिक मशीन नहीं थी। अभी जो बनाया गया है वो आधुनिक मशीनें वाली थी। जो टाटा आयरन स्टील कंपनी लगाई गई थी ना, उस समय की सबसे अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई थी। तो इसलिए यहीं से शुरुआत हमारी मानी जाती है, इसको वाला नहीं मानी जाती, मानी जाती यहाँ से। अब बात सवाल उठता ये कि वो थे कहाँ के? महाराष्ट्र के थे भाई, मुंबई की दुनिया। और मुंबई तो भाई रंगारंग दुनिया होती है, चकाचौंध रोशनी वाली दुनिया। तो उसको छोड़ के एक काली दुनिया में काहे चले गए थे झारखंड पहाड़ में? तो हमने उस पर पूरा मंथन किया ना, तो समझ में आया कि भाई झारखंड में जब हम गए तो हमें पता चला कि देखिए, कोयला क्षेत्र यहाँ था झरिया, इधर बाबा बुदन पहाड़ी पर था उसका मैग्नीज, इसके अलावे यहाँ पर था उसका कोयला, लोहा कोयला सीभूम। यहाँ सीभूम था जहां से उसको मिल जाता था लोहा, यहाँ था झरिया, झरिया से मिल जाता था उसको कोयला, इधर बाबा बुदन पहाड़ी से मिल जाता था उसको मैग्नीज, है ना? तो तीनों, अब ये पूरे रेंज को जब उन्होंने नक्शे पर मैप किया तो पता चला कि 400-300 किलोमीटर की रेंज पर है। तो उन्होंने दिमाग लगा के क्या किया कि बीचे में जाकर के स्थापित कर दिया, यहाँ रखो। और यहाँ से स्वर्णरेखा नदी गुजरती थी, कहा कि चलो इससे 200 किलोमीटर इधर आएगी, 250 किलोमीटर इधर आएगी, 150 इधर से आएगी, बीच में हो जाएगी। ये मेन कच्चा माल की उपलब्धता के कारण ढुलाई खर्च कम लगे, इसलिए उन्होंने कोयला क्षेत्र में ला करके लोहा इस्पात कारखाना खोला। क्या है कि नहीं? अब मान लो तुम में से कोई ऐसा हो कि अरब खरबपति हो जाओ, सपोज दैट, कभी भी अगर तुम्हें लोहा इस्पात कारखाना खोलना होगा तो कहां खोलेंगे हम लोग? कोयला क्षेत्र में खोलेंगे, क्योंकि उसके प्रमुख कच्चा माल क्या क्या है? उसका 3 चीज है, लोहा, कोयला और मैग्नीज। अगर ये 3 चीज जहां नजदीक में रहेगी तो ढुलाई खर्च कम होगी, तो उत्पादन क्षमता हमारी क्या होगी? सस्ती होगी। ज्यादा तो होगी तो आधुनिक मशीनें हैं, सस्ती होगी, तब मार्केट में हमारी पकड़ क्या होगी? ज्यादा होगी।
फिर हम ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए अब क्वेश्चन पर आइए। अब कह रहा लोहा इस्पात कारखाने प्राय कोयला क्षेत्र में क्यों खोले जाते हैं? तो मेरे भाई इसका मेन कारण है कच्चा माल की नजदीक में कच्चा माल उपलब्ध होगी, ढुलाई खर्च कम होगी, तो हमारी उत्पादन जो होगी वो सस्ती होगी। इसीलिए हम लोग अधिकतर जो हमारी लोहा इस्पात कारखाने हैं वो कहाँ लगाया गया? कोयला क्षेत्र, लोहा क्षेत्र में। एनी डाउट्स? चलते हैं आगे। क्या बोले? अच्छा पढ़ लिए हम। अब उतना वो देखिएगा तो वहां से उतना नहीं समझ में आता, पर हम जो समझाते हैं सुनते जाइए, लिखते जाइए। मुंबई और वडोदरा के निकट पेट्रो रसायन उद्योग केंद्रित हैं, इसके क्या कारण? देखिए, अब मुंबई जाएंगे ना, तो मुंबई में एक और शहर है, ऐसे पुणे भी है, नागपुर भी है, ये सब बड़े बड़े शहर है महाराष्ट्र के। वडोदरा भी एक बहुत बड़ा शहर है जो मुंबई के बगल में है, यानी महाराष्ट्र में वो नहीं पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में, ठीक है ना? वडोदरा कहाँ पड़ती है? गुजरात। अब वहां जब हम गए तो देखिए भाई बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग है। कहीं पर टेरिलीन का कपड़ा बन रहा है, कहीं पर नायलॉन के सामान बन रहा है, नहीं एक्रिलिक का माने पॉलिएस्टर का, ये सब रेशा बन रहा है भाई। हमें पता चला कि सारे उद्योग क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग। कहीं उर्वरक उद्योग है तो कहीं कुछ केमिकल बन रहा है। हाँ, इस पर हमने मंथन किया कि भाई आखिर सब यहीं पर काहे लगाया गया, दूर दराज में काहे नहीं लगाया, कुछ बिहार में भी लगा देता ना। तब पता चला कि भाई देखिए इसका जो प्रमुख कच्चा माल है ना वो पेट्रोलियम है, नजदीक में पेट्रोलियम है, तो उसको कच्चा माल नजदीक में मिल जाने के कारण जितने भी पेट्रो रसायन उद्योग हैं वो कहाँ लगाए गए हैं? या तो मुंबई में या तो वडोदरा में, ठीक है? किसके कारण? कच्चा माल की नजदीक में उपलब्धता के कारण। अच्छा, नजदीक में कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है तो इससे फायदा क्या होगा? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं, सस्ते दरों पर मिलते हैं, लेकिन एक चीज तो हमको और समझ में आता है कि फिर उत्पादन करके तो फिर बेचना होगा तो बाजार में जाकर के, तो क्या होता है वहां से ले आते यहाँ से और उत्पादन नजदीक में बेच लेते। नहीं समझी बात? जैसे मान लीजिए लोहा, तो कोयला लोहा मैग्नीज हम झारखंड से ले लेते हैं, अब बिहार में हम उद्योग लगा लेते फैक्ट्री, तो क्या होता है 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर से हम ले आते, नहीं ले आते, उत्पादन कर लेते, फिर यहाँ तो लोहा बिकता है ना, तो नजदीक में तो फिर वहां से जो लोहा लेके आते हैं हम लोग, लोहा तैयार रॉड छड़ जो भी है, तो तभी तो भाड़ा लगता होगा ना जी। तो अब नजदीक में रहेगा तो भाड़ा से कम लगेगा हमको। कौन सी? अच्छा, लोहा आसान होता है, नहीं ये वो बात ठीक है बोली, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई मेरे, उसको लाने में ज्यादा खर्चा लगेगा आपको, इसको उत्पाद को लाने में कम खर्च लगेगा। नहीं समझे बात? जैसे देखिए आप जब तैयार करेंगे तो उसमें कटैनी छटैनी करके बाद फेकैनी होता है, तो वो सभी तो ढुलाई में चल गया, नहीं समझे? वो सभी तो ढुलाई में चल गया। अब तैयार माल जो है बिल्कुल खस्ता, तो उसमें ढुलाई कम खर्च लगता है, नहीं कच्चा लाने में ज्यादा आपको खर्चा लगेगा, समझ रहे ना? तब वैसी स्थिति में हो जाएगी महंगा, इसीलिए हम लोग पहले वहां बना लेते हैं और तैयार लाते हैं तो सस्ता पड़ता है, समझे? जैसे समझिए 10 टन हम लाए, मतलब लोहा के अयस्क 10 टन, फिर लाए 1 टन मैग्नीज लाए, 5 टन कोयला लाए, वो अनुमान बताते हैं ना। अब सबको गला जला के क्या, तब बनाए 2 टन हम लोहा। तो अब वहां से 2 टन लोहा ला रहे हैं तो 2 टन का भाड़ा आने लगेगा, अब वही सब कुछ लाएंगे तो 10 11 और 5 16, 16 टन न लेके आना होगा, तो 16 टन का भाड़ा कोई लेगा, अब कोई 2 टन का भाड़ा लेगा, कौन ज्यादा हुआ? 16 टन वाला ना। तो अब कच्चा माल आप लेके बिहार आएंगे तो महंगा नहीं हो जाएगा, और तैयार लेके आएंगे तो 2 टन का ना भाड़ा लगेगा, तो 2 टन लेके आएंगे तो सस्ता ना हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत क्या होता है कि सामान गलता है, खराब होता है, छटनी होता है, तब उस सबको हम हटा देते हैं, और जो ओरिजिनल चीज होता है उसको ना लाएंगे हम लोग, समझ में आई बात है? इसीलिए पहले वहां तैयार कर लेते हैं और तब हम लोग लाते हैं। अच्छा उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। तो कोई भी उद्योग कहाँ पर क्यों स्थापित है इसका कारण समझ गया है ना। आगे सूती वस्त्र उद्योग का विकास गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक हुआ है। तो सूती वस्त्र का उद्योग देखिए, एगो चीज बताए थे
सबसे पहला महाराष्ट्र में उद्योग लगा था, कब लगा था? 1854। आधुनिक और अपनी भारतीय पूंजी से सबसे पहले मुंबई में 1854 ईस्वी में मिल लगा था, याद रखिएगा। और जूट मिल लगा था 1850 में, जूट मिल, कपड़ा मिल, लोहा इस्पात 1907। ये तीन गो तो एकदम कन्फर्म में याद रखिएगा, यही तीन गो में से बराबर पूछता है। और जो है ऑब्जेक्टिव बात तो पूछेगा वो अलग से, लेकिन ये तीन गो तो कन्फर्म में है, याद रखना। हाँ, तो बता रहे थे लगाया गया। अभी भी आप जाएंगे ना तो मुंबई में 300 से ज्यादा कपड़ा मिले हैं। आखिर क्यों? तो इसका मेन कारण है कि वहां पर नजदीक में कच्चा माल। महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब उत्तर प्रदेश में नहीं होती, बिहार में नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ? तो यही दो राज्य, कौन कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। एक नंबर बात। दूसरा कारण और भी है, जलवायु। कपड़ा उत्पन्न होने का मतलब बनाने के लिए धागा अच्छी तैयार हो, उसके लिए ना 20 डिग्री तापमान चाहिए, 15 से 20 25। कहीं 35 40 हो गया तो सब धागा टूट जाएगा। वहां पर जलवायु भी अच्छी है, सालों भर एक जैसा मौसम, ना मुंबई में ना तो गर्मी पड़ती है ना तो ठंड पड़ती है। क्या? तब 15-20 डिग्री सब दिन, तो कहियो फैक्ट्री बंद होगा? अच्छा, अपने बिहार में हम लगा लेते तो लगा लेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना तो हम बना ही सकते थे। अब बाकी महीने तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पूंजी लगाए हुए हैं तो सब दिन चाहिए ना हमको। इसीलिए जितनी मिले हैं वो कहाँ लगाया गया? इसका कारण क्या है? कच्चा माल और जलवायु। और एक चीज और है, मालूम है आपको? क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कपड़ा तैयार करके विदेश भेजते हैं, अमेरिका को देते हैं, जापान को देते हैं, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे देश को देते हैं। तब बाजार भी तो चाहिए ना हमको, तब बाजार भी वहां नजदीक, बंदरगाह बगल में है, महाराष्ट्र बंदरगाह यानी कि मुंबई बंदरगाह, वहां से आराम से विदेश एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग, तो यातायात की भी सुविधा है उसको। इन सब कारणों से सबसे ज्यादा कपड़ा मिल या तो महाराष्ट्र में है या गुजरात में। कोई दिक्कत? चलिए मेरे शेर, तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कहता है। सुनना ए भाई, भारत के उत्तरी भाग में भारी उद्योगों का अभाव है। सुनिएगा, भारत के उत्तरी भाग, यानी कि हम भारत का मैप जब देखें ना तो हमको बड़ा दुख सा महसूस हुआ। क्या है लगी? तो देखो, भारत का मैप जब देखोगे तुम ऐसे करके, चलिए ऐसे देखोगे तो गौर करना, हम इसमें गौर किए थे थोड़ा सा, कि जितने बड़े बड़े उद्योग है ना, भारी उद्योग यहीं पर केंद्रित है, इधर। और इधर में ना बस कुछ नहीं, शुद्ध गंगा जल है इधर भाई। सही बता रहे हैं। 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का बंटवारा हुआ था ना, तो उस समय वो गाना निकला था, अब भेला झारखंड अलग, ऐसे करके, हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है, अब भेला झारखंड अलग, खैया शकरकंद, ऐसे करके कुछ कुछ गाना बनाया था। मतलब क्या? मैंने कह दिया कि बिहार में अब कुछ नहीं रहा, जितने भी चीजें हैं ना सब चली गई कहाँ? झारखंड। अब बात सही है, उस समय हमको नहीं समझ में आया, हमको तो समझे कि बिहार का बंटवारा हुआ, ऐसे अपना गायक सब कुछ नहीं होता है, निकाल देता है, तो वो निकाल दिया। लेकिन अब हमको समझ में आता है कि बात वो सही कह रहा था उस समय, सारा उद्योग इधर रह गया। सुनिएगा, सारा उद्योग, इसका कारण क्या है? तो देखिए, ये सब पठारी क्षेत्र है, तो लोहा, कोयला, मैग्नीज, अब्रक, जस्ता, सब कुछ आपको इधरे मिलेगा। आपको दक्षिण भारत में पेट्रोलियम भी लगभग इधरे, सब यहाँ से शुरू करिए, एना करके, एना एना एना, यहाँ आसाम में, यहाँ गुजरात में, यहाँ महाराष्ट्र में। उत्तर भारत में की कुछ नहीं, शुद्ध गंगा जल। तो इसीलिए, क्योंकि वहां खनिज नहीं है, खनिज नहीं है, इसलिए भारी उद्योग का अभाव है। कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछे, ए भाई, कि भारत के उत्तरी भाग जो हैं उसमें भारी उद्योग का अभाव क्यों है,
इसका मेन कारण है वहां पर खनिज का अभाव। खनिज नहीं है इसलिए भारी उद्योग नहीं। कोई डाउट? उत्तर भारत में अगर चलेंगे तो उत्तरी हिस्से में आपको कोई भारी खनिज है ही नहीं। ना तो आपको लोहा मिलेगा, ना मैग्नीज मिलेगा, ना चूना पत्थर मिलेंगे, ना अब्रक मिलेंगे, ना मैग्नीज मिलेंगे। उद्योग कौन सी पर चलेगा? कच्चा माल है ही नहीं, इसलिए वहां पर भारी उद्योग का क्या है? अभाव है। कोई डाउट? अच्छा आगे चलो। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत में इस्पात के कारखाने सबसे पहले वर्णपुर और जमशेदपुर टाटा में क्यों लगाया गया था? देखो इसका मेन कारण क्या था? सबसे बड़ी बात हमने अभी पीछे बताया था आपको कि वर्णपुर हो या जमशेदपुर हो, नहीं, आखिर वहां इसलिए लगाया गया कि उसके बीचों बीच क्षेत्र में आसपास में जो लोहा इस्पात है उसके सबसे प्रमुख कच्चा माल वहां उपलब्ध था। क्या क्या था भाई? लोहा नजदीक में, मैग्नीज नजदीक में, और चूना पत्थर, सॉरी कोयला नजदीक में। लोहा, मैग्नीज और कोयला नजदीक में था, इसीलिए वहां पर, हाँ अपने बिहार में थोड़ा सा सीमेंट उद्योग का क्या हुआ? क्या कुछ गलती है क्या? वो लिखा जाता है अच्छा चलिए, कंप्यूटर का प्रॉब्लम है थोड़ा, की बटन का, कोई बात नहीं। हाँ जान दो। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे मतलब कच्चा माल वहां पर उपलब्ध होने के कारण जमशेदपुर में या बरनपुर में लगाया गया था। अच्छा अगर लिखावट में कोई गलती है आप लोग उसको नहीं ध्यान देंगे, जो हम बताते हैं सुन के लिखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, क्योंकि 8 ही शायद क्वेश्चन है ना जी। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।